अब जब आपको मैं मिला तो 17 एंड में, तो 18 में हमने लोगो बनाया था। 17 में जून जुलाई में मेरी पार्टनरशिप टूटी। जो हमारे पार्टनर थे तो उनके साथ हम सेपरेट हुए। दैट वाज वेरी पेनफुल डिसीजन और मेरे लिए बहुत वो दुखदायक घटना थी। और वहाँ से मुझे संवरने के लिए बहुत टाइम लगा और शिफ्ट किया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कैसा होगा आगे करके। बिजनेस पूरा चला गया था, कुछ नहीं था। तो आपसे मुलाकात हुई, आपने डिस्कशन करने के बाद बोला कि हम लोगो चेंज करेंगे, तो आपने लोगो चेंज किया। और मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि उसके बाद मुझे पीछे देखने को ये हुआ ही नहीं। बिजनेस ग्रो होते रहा। लॉकडाउन आया फिर भी बिजनेस ग्रो रहा। तो मैं कहता हूं कि हमने जो चेंजेस किए ना उसके बहुत फ़ायदे हुए लोगों के। और आपने जो बिजनेस की कुछ टिप्स दी थी जिसकी वजह से हमको आज तक कंटिन्यूस उसका बेनिफिट मिलते रहा है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पे। और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे पास एक ऐसे व्यक्तिमत्व आए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डायनामिक काम किया। तो स्वागत करते हैं अमेजिंग पर्सनैलिटी, जो कि एक सेवा फैसिलिटी नाम की कंपनी भी चलाते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो हीरामन राठौड़ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। नमस्कार हीरामन जी, आपके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या करते हो और किस तरह का काम आपका है। यस सर, सुधीर सर, आपने बताया जैसा कि मेरा नाम है हीरामन राठौड़ और मैं बिलोंग्स करता हूं कि वासिम डिस्ट्रिक्ट से, जो छोटा सा गांव है। छोटे से गांव से मैं आया हूं और मेरी जर्नी बहुत ऐसी टफ जर्नी थी। इनिशियली तो फार्मर बैकग्राउंड से था और एजुकेशन विलेजेस लेवल पे ही हुआ। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। तो अभी जो आपका कंपनी है सेवा फैसिलिटी, वो क्या करता है, वो दर्शकों को थोड़ा बताइए। ओके, सेवा फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी है। इस कंपनी में हम पेस्ट कंट्रोल की सर्विस देते हैं। जो रेसिडेंशियल पेस्ट कंट्रोल है, जिसको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं पेस्ट की। उसके बाद में इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल होता है, एक्सपोर्ट फिमिगेशन होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे ही हम एक सेवा लोगों को देते हैं सर। फार्मर बैकग्राउंड था, या मतलब किसी भी व्यक्ति आपका फैमिली का बिजनेस नहीं करता था, तो आप इस लाइन में कैसे आए? वेरी गुड क्वेश्चन सर। ये लाइन में आने के लिए मुझे बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि मैं जॉब करता था पहले। व्हेन आई डिड माई एमएससी एग्रीकल्चर होने के बाद, बीएससी एग्रीकल्चर मैंने वरोरा से किया और एमएससी मैंने पुणे से किया। एमएससी होने के बाद मुझे इमीडिएट एक 2-3 ऑफ़र आए थे। तो वो ऑफ़र जो थे उसमें से मैंने इनको चूज़ किया, पेस्ट कंट्रोल इंडिया का, जहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता था। लेकिन मैं चला गया फ्लो के साथ और जाके मैंने जॉब करने लगा। जॉब करते करते फिर उसमें मुझे पता चला कि इसमें अच्छा करियर है, तो मैं वो करते रहा। अच्छा, मतलब आपको तभी अंदाज़ा आ गया था कि आगे चल के इसका कुछ हो सकता है? यस, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि जॉब छोड़ के स्विच ओवर करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी रिस्क होती है। तो वो रिस्क लेने की मेरी कैपेसिटी नहीं था, मेरे पास असेट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था और फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था। तो उसके वजह से मैं 22 साल तक जॉब की। 22 साल तक जॉब? इतने में तो आदमी का पूरा जो एनर्जी है वो निकल जाता है बिजनेस करने का। फिर 22 साल का बिजनेस में कैसे? यस, उसमें क्या हुआ कि मैं पहली कंपनी में जो था पेस्ट कंट्रोल इंडिया में, वहाँ पे मैंने लगभग 14 साल जॉब किया। उसके बाद मैंने स्विच ओवर किया एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट करके मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई उस कंपनी में। तो नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन करके वहाँ पे 8 साल जॉब किया। तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस आ गया कि जो पहली कंपनी थी वो वेल सेटल थी और दूसरी जो कंपनी थी वहाँ पे मैंने जीरो से स्टार्ट किया था हमने। और जीरो से स्टार्ट करने के बाद पता चला कि यस, क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसा एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, जॉब, ये वो सब, लाइसेंस, बहुत दिक्कतें आई थी। वो स्ट्रगल लाइफ था मेरा 8 साल, तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम कंपनी के लिए काम करके कंपनी खड़ा कर सकते तो अपने लिए क्यों नहीं। तो एक इंस्पायरेशन मिला कहीं तो भी और मैंने स्टार्ट किया। तो 22 साल के बाद जब किया तब क्या एसेट थे, तब कुछ था पैसा कि अभी हाँ फैमिली चल जाएगा, 1-2 साल कमाने की ज़रूरत नहीं? ज़्यादा तो असेट नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या किया था कि इकट्ठा पैसा किया था थोड़ा। और कुछ मेरे पीएफ के भी पैसे आए थे। पीएफ के पूरे पैसे मैंने दाव पे लगा दिए थे। कुछ लोन लिया था, वो भी मैंने दाव पे लगा दिया था और लगा के मैंने शुरू किया था। और पहले 3 साल में मैं बताऊं आपको कि एक हार चुका था मैं कि बोला अब मुश्किल है। मतलब इतना पैसा था, उसके बावजूद भी सक्सेस नहीं मिला? नहीं मिला। पहले 3 साल में सक्सेस नहीं मिला। तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। क्या लगता है, क्या वो मतलब क्या, क्यों, किस बात के आपको स्ट्रगल करना पड़ा? क्या क्या चीज़ें नहीं थी या नहीं पता था आपको? ऐसा इनिशियल सेटअप में क्या होता है कि हम एम्प्लॉय का जब माइंडसेट होता है ना, तो अलग माइंडसेट होता है कि हमको हर 1 तारीख को पैसा आ जाता है, अपना घर चलता है और महीना खत्म होता है तो और 1 तारीख को आता है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। वो मुझे बिजनेस करने के बाद पता चला कि बिजनेस में क्या होता है कि 1 तारीख को आने के बाद एक टेंशन आता है, पैसा आता नहीं, पैसा देना पड़ता है।
तो वो लोगों को सैलरी देना है, तो उन लोगों की सैलरी के लिए मुझे काम करना है, वो एक बड़ा टेंशन आता था। उसके साथ साथ मुझे सप्लायर के भी पेमेंट करने थे और उतने अर्निंग नहीं आ रहे थे। तो मिस्टेक्स अगर आप अभी अब पीछे मुड़ के देखते हो आप, तो इनिशियल लेवल पे ये मिस्टेक तो सभी लोग करते होंगे। क्या मिस्टेक्स आपसे हुए जब आपने ये बिजनेस चालू किया था? मिस्टेक्स बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स किया हमने। मैंने वो मिस्टेक्स में से ही हमने सुधरी। जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए, वहाँ खर्चा कर देते फॉर थे। एग्जांपल? तो जैसा कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, टेंडर में नहीं जाना चाहिए, तो टेंडर में इनिशियली हमारे पास पता नहीं था और टेंडर में हमने पैसा डाल दिया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गए, गलत हो गया। कहीं कहीं पे हमने नहीं किया, वर्किंग बराबर नहीं हुआ, ऑर्डर मिलना चाहिए करके ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर बड़ा था लेकिन उसको लागत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से वो भी लॉस में आ गया। लॉस में हो गया। हाँ, तो उसका अंदाजा नहीं आता था वो। मतलब यहाँ पे कोटेशन में गड़बड़ी हुई, यस, या फिर जजमेंट में गड़बड़ी हुई कि ये कितने में होगा, क्या होगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें, नहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस से अच्छा क्या हम बोलेंगे कि हम और इंथुजियाज्म थे कि यस हम इसको कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो कभी कभी हमको नुकसानदायक भी हो जाता है। और रिक्रूटमेंट में कुछ गलतियाँ हुई आपसे? रिक्रूटमेंट में भी गलती हुई। हमने ब्रांचेस चालू किए, हमने क्या कर दिया कि हमारी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन हमने 8-10 सिटी में डिफरेंट ब्रांचेस खोल दिए और वहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी ज़्यादा दे दिया, क्योंकि ज़्यादा सैलरी देके हमने लिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो परफॉर्मेंस था, आउटपुट था, वो उतना नहीं हो रहा था। वहाँ पे हमने क्या 100 रुपया खर्चा कर रहे तो 50 रुपया इनकम आ रहा था, तो दैट वाज द लॉस। फिर कुछ दिन के बाद हमने वो ब्रांचेस बंद की, हमको बंद करना पड़ा। और उसके बाद में फिर हमने उसको मॉडल चेंज किया, फिर हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे आए कि जिसमें हमारी लागत नहीं है और इनकम शुरू हो गया। तो ये सब हमको सीखने मिला, फिर आगे हमने। तो इसमें बजटिंग का इशू था कि शुरुआत में आपको लगा कि हो जाएगा, निकल जाएगा, या फिर अपने पेपर पे नहीं उतारा था? क्या अगर नया कोई इंसान आपके जैसा कोई काम करना चाहता है तो क्या एडवाइस रहेगा इस 3 साल का जो इनिशियल जर्नी था आपका उसको लेकर? मैं तो आपको ये दर्शकों को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप पेपर पे तो जरूर लिखना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने क्या बजट किया था और आज कहाँ तक है, उसको मेजर करते रहना चाहिए। अगर मेजरिंग करेंगे और उसको करेक्शन करते रहेंगे तो ये लॉसेस हम कम करेंगे। जो मैंने नहीं किया, मेजरमेंट नहीं किया और करते रहा, फिर बाद में ईयर एंड में देखे तो वो लॉस चला गया। हाँ, मतलब हर महीने में अगर नया बिजनेस है तो हर महीने चेकिंग होना चाहिए, कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं, कहाँ पे बजट अलोकेट होना चाहिए और इनकम पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ग्रोथ। मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं, ऑफिस अच्छा बना लेते हैं और बाद में पैसे कहाँ से आ रहे उस पर कम ध्यान देते हैं। ये मेरा अनुभव है कि नए में लोग क्या पैसा बैंक में पड़ा होता है, क्योंकि EMI मतलब लोन लिया होता है और कहीं ना कहीं सेविंग्स होती है, तो उनको ये नहीं समझता नया एंटरप्रेन्योर को कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से हो रही है। करेक्ट है ना, कैश काउ जिसको कहा जाता है, तो वो कभी ना कहीं चालू रहना चाहिए। यस। बिल्कुल। तो 3 साल के बाद जब आप हार चुके थे, आपने बोला ये बस हो गया अभी बिजनेस, तो उस समय पे फिर वापस क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से वापस अब बिजनेस को आपने कंटिन्यू? उसके बाद मुझे क्या हुआ कि पता चल गया कि मेरे को टॉप लाइन और बॉटम लाइन, मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया था कि टॉप लाइन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, मतलब बिजनेस सेल्स मत बढ़ाइए, एट द सेम टाइम आपका बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं वो देखो। अगर कोई बिजनेस आपका टॉप लाइन बहुत बढ़ा रहा है लेकिन वो बॉटम लाइन पूरा खा जा रहा है तो उसको बंद कर दो। तो वो स्ट्रेटेजी अपनाई मैंने। क्या परसेंटेज बोला था उसने कि ये इतना परसेंट तो प्रॉफिट रहना ही चाहिए? कम से कम मिनिमम 20% तो प्रॉफिट रहना चाहिए। 20 से 25% अगर आपको मार्जिन है तो आप बिजनेस सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हिडन कॉस्ट होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन हो जाती है, कंप्लेंट्स आती है या फिर सडनली एम्प्लॉय चले जाते हैं तो रीशफलिंग होता है, तो उसके लिए बफर रखना जरूरी होता है। नेट मार्जिन की बात कर रहे हो? यस, नेट, या मतलब ग्रॉस जो है 50-60% तो होना चाहिए सर्विस इंडस्ट्री में। यस। हाँ, तो ये देखो दर्शकों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 50-60% ग्रॉस मार्जिन के साथ काम करोगे तो सर्वाइवल का कुछ चांस है। नेट मार्जिन आपका 20-25% होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये पता नहीं होता है। एंड सर्विस इंडस्ट्री में लोग 10%-15% पे काम करते हैं, बाद में बहुत पछताते हैं, उनको समझ में आता है कि कुछ बच नहीं रहा है। यस, करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई बिजनेस में बॉटम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई बॉटम लाइन है ही नहीं और आप काम कर रहे तो 101% वो आज नहीं कल लॉस में जाएगा, और लॉस में जाएगा तो उसको क्लोज करना। हमारा भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है और 50-60% के नीचे अगर हम काम करेंगे तो हमारा भी लॉस में चलता है। जैसे आपने कहा हिडन एक्सपेंसेस, तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अभी जो शूट चल रहा है उसका भी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, उसके अलावा मार्केटिंग ब्रांडिंग का खर्चा होता है जो हम लोग कई बार कैलकुलेट नहीं करते। तो हमारे इंडस्ट्री में भी ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट कमाते बहुत हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी भी हालत जॉब वाले की जैसी होती है कि अकाउंट में कुछ नहीं है, नाम बहुत हो चुका है और सब कुछ है लेकिन अभी इनकम नहीं है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने। फिर आपने क्या बदलाव किए उसके बाद, ये पता चला आपको? तो मैंने क्या किया कि एनालिसिस करने लगा कि हर कोई हम जो कोटेशन देते हैं तो उसको हमको मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से हमको पैसा बॉटम लाइन कितना रह रहा है वो इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से हम कोट करो। हमने बड़े बड़े काम छोड़ दिए सर। मैं आपको एक बताऊंगा, एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक 25 लाख का काम मिला था। वो 25 लाख का काम मैंने शुरू कर दिया, जिसको 5 लाख रुपए का हमारा बिलिंग भी हो गया था। उसके बाद मैंने देखा कि उसको कि वो लॉस में जा रहा है और मेरा एम्प्लॉय कॉस्ट, केमिकल कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और मेरा जो मार्जिन है वो घटते घटते माइनस में आ गया था। तो मैंने इतने बड़े काम को एक डिसीजन लिया कि यस, ये काम मुझे नहीं करना है, और मैंने कस्टमर को रिटर्न में एक मेल कर दिया और लेटर दिया कि सर मैं आपका ये काम नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, आप बोलो कि कब तक मुझे करके आप दूसरा वेंडर ढूंढ लेंगे। तो मैंने उसको 1 महीने का नोटिस दिया, उन्होंने भी बोला ठीक है, और उन्होंने दूसरा वेंडर ढूंढ लिया और मैंने वो काम बंद कर दिया। वो जो डिसीजन था मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अगर बड़ा ऑर्डर है और डिसीजन नहीं लेता हूँ तो वहाँ पे मैंने 101% 25 लाख में 5 लाख माइनस हो सकता था कि जो दूसरी जगह से कमाया वो वहाँ जा सकता था। लाइफ सेविंग डिसीजन हो गया आपका। Yes. बिजनेस सेविंग। गुड। फिर उसके बाद क्या क्या, किस तरह से अपने ऑर्डर्स की प्राप्ति, क्योंकि नए बिजनेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, आपका तो फिर भी अनुभव था, लेकिन कई लोग तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं, उनके पास ना नेटवर्क होता है ना नॉलेज होता है, तो आपने उसके बाद बिजनेस को कैसे बिल्ड किया? उसके बाद जो मैंने जो डिसीजन ले लिया ना कि जो प्रॉफिटेबली बिजनेस करना है और लॉस मेकिंग बिजनेस को मैंने सब बंद कर दिया। धीरे 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 पूरे जो अकाउंट्स थे मेरे लॉस मेकिंग वो बंद कर दिया और प्रॉफिटेबल बिजनेस वही रखा मैं, तो मेरा मार्जिन बढ़ते रहा। और उसके बाद जब एक कोविड आया तो कोविड में मुझे एक लोगों को तो बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन मेरे लिए वो वरदान रहा। कोविड में मैंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, जो सैनिटाइजेशन सर्विस थी कोविड के लिए, तो वो वहाँ पे हमने बहुत अच्छा हमारा जो लॉसेस था वो मेकअप कर लिया। फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली अगर नया कोई इंसान काम चालू करता है तो क्या क्या वो स्टेप उसने लेने चाहिए जिसकी वजह से वो कोई एक सस्टेनेबल बिजनेस को बिल्ड कर सकता है? उसने अपना एक प्लान बनाना चाहिए, रोड मैप बनाना चाहिए, और उसमें लिखना चाहिए कि अपने पास इन्वेस्टमेंट कितना है और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ से हमारा अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में पहले महीने से ही उसको अर्निंग मिलना चाहिए, वैसा उसने टारगेट रखना चाहिए। अगर उसको कहीं तो भी गलत हो रहा है तो करेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। ये तो हो गया, लेकिन उसके अलावा आपने बहुत सारी जो नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज्वाइन किया है, तो आपने वहाँ से लीड कमाई है, या फिर आपने खुद ने मार्केटिंग किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग किया है, डिजिटल मार्केटिंग किया है, तो ये जो स्टेप्स आपने लिए जहाँ पे आपने देखा कि मेरा लीड का फ्लो कभी कम नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपने की? यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट पूछा आपने, क्योंकि आज के तारीख में डिजिटल ज़माने में हमको डिजिटली प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप दिखेंगे तभी बिकेंगे। तो इसलिए डिजिटल प्रेजेंस पे मैं बहुत विश्वास रखता हूँ और मैंने डिजिटल में बहुत खर्चा भी किया और जिसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। आज मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है, इंस्टाग्राम पे मेरे फोटोज़ है, ऐड चलती है, तो उसके वजह से मुझे इंक्वायरी कंटिन्यू आती है। उसके अलावा मैंने BNI जैसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया, मैं आज भी उसका मेंबर हूँ, और उसको वहाँ से मुझे एक लॉकडाउन के पहले 2 साल पहले मुझे एक बहुत बड़ा 1.5 CR का ऑर्डर मिला था। एक छोटे से रेफरल से मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला। तो ये जो नेटवर्किंग है आज के तारीख में बहुत काम करता है। मैं लायन का भी मेंबर हूँ, मैं लायन का इस साल का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और लायन बिजनेस फोरम करके पिछले 1 साल से वो उन्होंने बिजनेस का भी संकल्प शुरू किया है, वहाँ पे भी मीटिंग होती है, वहाँ पे भी गया और वहाँ से भी मुझे 30 से 40 लाख रुपए का 1 साल में बिजनेस मिला है। तो ये जो नेटवर्किंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से रेफरल बिजनेस मिलते हैं और अपने को एक अच्छा ग्रो करने के लिए फ़ायदा होता है। ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट अगर आप कहोगे तो मतलब बीच में मैंने ये भी देखा था कि आपका जो पार्टनरशिप था शायद आपके भाई के साथ ही था, तो वहाँ पे भी ब्रेक हुआ, वहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। 2016-17 की बात है शायद, 17 में। तो वो उस डिसीजन के बाद वापस ने अपने बिजनेस को आपने रीबिल्ड किया, देखा जाए तो उस समय पे मेरे हिसाब से हमने लोग भी उसी समय पे बनवाया था और काफ़ी डिस्टर्ब थे उस समय पे आप। यस। तो ये वो जर्नी कैसे रहा वापस से रीबिल्ड की शुरुआत? जब आपको मैं मिला तो 17 एंड में, तो 18 में हमने लोगो बनाया था। 17 में जुलाई में मेरी पार्टनरशिप टूटी, जो हमारे पार्टनर थे तो उनके साथ हम सेपरेट हुए। दैट वाज वेरी पेनफुल डिसीजन और मेरे लिए बहुत वो दुखदायक घटना थी, और वहाँ से मुझे संवरने के लिए बहुत टाइम लगा और शिफ्ट किया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कैसा होगा आगे करके, बिजनेस पूरा चला गया था, कुछ नहीं था। तो आपसे मुलाकात हुई, आपने डिस्कशन करने के बाद बोला कि हम लोगो चेंज करेंगे, तो आपने लोगो चेंज किया। और मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि उसके बाद मुझे पीछे देखने को ये हुआ ही नहीं। बिजनेस ग्रो होते रहा। लॉकडाउन आया फिर भी बिजनेस ग्रो रहा।
तो मैं कहता हूँ कि हमने जो चेंजेस किए ना उसके बहुत फ़ायदे हुए लोगों के, और आपने जो बिजनेस की कुछ टिप्स दी थी जिसकी वजह से हमको आज तक कंटिन्यूस उसका बेनिफिट मिलते रहा है। दैट वाज अ ग्रेट जर्नी देयर आफ्टर। वो एक मुझे मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। और हमने जब लोगों का डिस्कशन किया था उस समय मैंने आपको स्पेसिफिक बोला था कि मेरे हिसाब से इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत अभी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आपके नॉलेज के अनुसार आप पेमेंट चार्ज नहीं कर रहे थे, वो हमारी बात हुई थी। करेक्ट। और पर्टिकुलरली और एम्प्लॉय रिटेंशन, ये दो चीज़ें आपने मुझको मांगी थी जो कि हमने उस लोगों में रखी थी कि आपके बिजनेस में एम्प्लॉय बहुत छोड़ के जाते हैं, खुद का काम चालू करते हैं या कई बार वो बिकॉज ऑफ केमिकल्स एंड ऑल वो रहते नहीं हैं। तो हमने वो एम्प्लॉय रिटेंशन और कॉस्टिंग आपका मिलना चाहिए, आपके नॉलेज के अनुसार मिलना चाहिए, वो डाला था। जो कि बाद में आपने बार बार बोला कि हाँ मुझको भी मेरे कोटेशन पे मेरे हिसाब से रेट मिलता है। डोमेस्टिक में भी मैंने देखा है कि आपके रेट्स काफ़ी प्रीमियम होते हैं। Yes. तो और उसके बावजूद भी लोग आपको ही सिलेक्ट करते हैं। तो मैं मुझको तो पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आप क्या ऐसा करते हो जिसकी वजह से लोग आपको ही प्रेफर करते हैं? इतना प्रीमियम कॉस्टिंग करने के बावजूद भी आप हमेशा ऑर्डर ले ही लेते हो, क्या रीज़न है इसका? यस सर, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो है ना सर्विस, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में लोग बहुत सर्विसेज में आते, लीगल इलीगल इथिकल बहुत टाइप के लोग बिजनेस काम करते, लेकिन हमारा एक मोटो है कि इतना मेरा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, तो उस बेस पे मैंने ये देखा कि हम ओनली इथिकल और लीगल काम करेंगे और उसके हिसाब से हम चार्ज करेंगे और उसके हिसाब से हम थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लेते, लोग प्रिफर करते, और हम उनको कंप्लेंट कितनी भी आए तो उनके सॉल्यूशन देने के सिवा उसको पीछे नहीं हटते और उसको फुल्ली सेटिस्फाइड करते हैं कस्टमर को। हमारा टारगेट ये रहता है कि अपना जो भी कोई कस्टमर है वो अपनी सर्विस से संतुष्ट रहे, 1% भी उसको दुख ना हो या कुछ कष्ट ना हो या उसको ज़्यादा पैसा लगे, भले ही हमको ज़्यादा पैसा लग जाए। मान लो कि अगर मैं किसी का 5,000 रुपये का मैं काम लिया है और उसको मुझे अगर 7,000 रुपया या 8,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो भी मैं उसको करता हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। वो मेरी SOP है, वो मेरी स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते पहचानते और रिपीटेडली काम देते हैं और बहुत सालों से मुझे कंटिन्यू लोग रिन्यू करते हैं। सर्विस इन क्वालिटी वो है। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि एम्प्लॉय रिटेंशन। यस, मुझे शुरू में बहुत तकलीफ हो रही थी, एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको ग्रूमिंग किया और उनको विजन बताया कंपनी का, और उसके बाद मेरे एम्प्लॉय आज भी ज्वाइनिंग से अभी तक बहुत सारे एम्प्लॉय मेरे अभी तक चेंज नहीं हुए और जाते नहीं। 18 के बाद कोई एम्प्लॉय नहीं गया, तो वो एक प्लस पॉइंट है मेरा, वो चेंजेस करने के बाद, क्योंकि एम्प्लॉय हमारी बहुत बड़ी असेट है। हमारे पास कहीं सर्विस इंडस्ट्री में असेट वही एम्प्लॉय है जो जिसको हम अच्छा मेंटेन करते और उनके ख्याल रखते हैं। सर, हमको अभी ऑर्डर मिला, एक बैंक का काम आने वाला है, उनका जो पहला पॉइंट था वो यही था कि एम्प्लॉय टिक जाए। तो मैंने कहा ये तो हमने बहुत बार किया है, हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक वर्ड यूज़ किया अनइथिकल या फिर लॉ को साथ में ना रखते हुए ऐसे लॉ ब्रेक करके भी लोग काम करते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस आपकी इंडस्ट्री में होती है जो कि सामान्य लोगों को नहीं पता और आज पता चल जाए तो हो सकता है उनकी जान बचे, उनका हेल्थ इंप्रूव हो? तो क्या आप एजुकेट करना चाहिए हमारे दर्शकों को कि क्या वो चीज़ें जिन्होंने जो वो नॉर्मली लोग करते जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए? यस सर, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में क्या, मैं तो बोलता हूँ कि 60-70% लोग जो है ना, उनके पास लाइसेंस नहीं है, जो गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद उनके पास उसका क्वालिफिकेशन नहीं है और उन्होंने एक पंप ले लिया, 1 लीटर दवा ले लिया और अपना शुरू कर दिया। ऐसे लोग बहुत है। और जिनके पास दवा के बारे में पता नहीं है, आपने देखा होगा कि पुणे शहर, बॉम्बे जैसे शहर में बहुत बार पेस्ट कंट्रोल किया, एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। तो ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं होती है। उसका कारण क्या होता है कि लोग सस्ते में है करके पेस्ट कंट्रोल को चले जाते हैं और उसका सस्ते वाला पेस्ट कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि वो सस्ता पेस्ट कंट्रोल वाला कितना महंगा पड़ सकता है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ पेस्टिसाइड 300 रुपये से पर लीटर से 3,000 रुपये लीटर तक है। तो उसके हिसाब से परिणाम भी है। अगर कोई सस्ते में करता है तो वो सस्ते पेस्ट कंट्रोल वाला करेगा, बिना लाइसेंस वाला करेगा, उसको नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है। और वो जो एक्सीडेंट है हेल्थ पे परिणाम होता है, लोगों लॉन्ग टर्म पे हेल्थ होता है। तो वो जो है ना, वो परिणाम हमको देखना चाहिए। कभी भी अगर आपको पेस्ट कंट्रोल वाला चूज करना है तो वो कितना क्वालिफाइड है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो कौन सा पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेस्ट कंट्रोल एजेंसी है क्या, ये सब देखना चाहिए। ऑनलाइन मिल जाएगा ये, ऐसे कि कौन सा अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कौन सा पेस्टिसाइड डोमेस्टिक? ऑनलाइन तो थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन आप उसको कुछ डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं या फिर उससे कुछ डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ओके, उसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, उसका वेबसाइट होगा तो वेबसाइट पे जाके उसका डिटेल देख सकते हैं, सर्टिफिकेशन तो देख सकते हैं, सर्टिफिकेट देख सकते हैं, आप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं कि केमिकल्स का कैसे, केमिकल भी आप देख सकते
सकते हैं। आजकल क्या है कि एवरीथिंग इज ओपन, आप बोल सकते हैं कि आप कौन सा केमिकल यूज़ करने वाले हैं। अगर वो केमिकल आप यूज़ करें, कॉकरोच का ट्रीटमेंट है तो उसके घर में कॉकरोच के लिए वो दवा मारने वाला है, तो उस पर लेबल रहता है। वो कोई भी पेस्टिसाइड है ना, आजकल गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेस्टिसाइड पे लेबल क्लेम पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। उस पर कॉकरोचेस का फोटो रहेगा, वो कॉकरोच के लिए यूज़ करता है तो कॉकरोचेस का फोटो रहेगा, तो वो लेबल क्लेम पेस्टिसाइड है। अगर वो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है ओ और वो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड खेती में मारने के लिए उसके साइड इफेक्ट ह्यूमन बहुत बीइंग ज़्यादा पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो घर में हम नहीं मार सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको घर में पेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं वो पेस्टिसाइड से, जिसके साइड इफेक्ट बच्चों पे, उम्र वाले लोग, सीनियर सिटीजन्स पे, या फिर कोई बीमार आदमी है तो उस पर ज़्यादा असर होता है और कभी कभी वो जानलेवा भी होता है। तो इसलिए मैं दर्शकों को विनंती करता हूँ कि आप जब भी पेस्ट कंट्रोल करवाने जाते हो तो ये सब चेक करना चाहिए। जैसे कोई फूड इंडस्ट्री है तो फूड इंडस्ट्री में भी पेस्टिसाइड जब करते हैं तो वो लोग सब चेक करते हैं। उनको तो knowledge होता है। हाँ, उनको नॉलेज होता है। वो MSDS है कि आपके पास मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट है, पेस्टिसाइड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितना ml डोज यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कितना है। मान लो कि कोई पेस्टिसाइड है वो अगर 10 ml पर लीटर है और ये अगर 20 ml 30 ml मार रहा है तो रिकमेंडेशन से ज़्यादा कर रहा है, तो रिस्क कैरी कर रहा है। आपका अगर कॉकरोच एक आधा रह गया, नहीं मरा तो भी चलेगा, लेकिन उससे साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। कॉकरोच वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। कॉकरोच के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने मुझको बताई थी। यस सर। कॉकरोच जो है वो बहुत सर्वाइव करता है, डायनासोर के ज़माने का है, आज भी जीवित है। आपने कहा था कि हर 6 महीने में दवाई चेंज करनी पड़ती, नहीं तो वो मरता नहीं है। तो क्या ये सच है? मतलब क्या क्या चीज़ें कॉकरोच के बारे में जो सामान्य लोगों को नहीं पता है? कॉकरोच ऐसा है ना कि देखिए 3-4 टाइप के कॉकरोच है। जैसे जर्मन कॉकरोच जो किचन में या घर में पैदा होता है, अमेरिकन कॉकरोच ड्रेनेज में आता है। तो ये जर्मन कॉकरोच लोगों को बहुत परेशान करता है। वो क्या होता है कि आपके फ्रिज में भी रहता है जहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, तो वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकता है। आपका जो बर्नर भट्टी है, सेगड़ी है, वहाँ पे टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी वो रहता है, वहाँ पे भी सर्वाइव करता है। तो भगवान ने उसको बॉडी ऐसी बना के दी है कि दोनों टेम्परेचर को, एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है। तो इतना उसके पास ताकत है। और उसको हम जब मारने जाते हैं ना, तो मारना उसको आसान ईजी है, लेकिन क्या होता है कि पॉपुलेशन उसके इतने ज़्यादा है कि वो आपका ये स्प्रे से मारेंगे तो 100 है, तो उसमें से 2, 4, 5 तो 10 रह जाएंगे। 10 भी रहेंगे तो उसका पॉपुलेशन और महीने 2 महीने में और 100-200 हो जाते हैं। तो ये ब्रीडिंग उसका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि कॉकरोच अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो दुनिया में सब कुछ मर जाएगा लेकिन कॉकरोच बच जाएगा। तो इतना पावरफुल कॉकरोच है, तो उसको हमने लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मोर देन 300 डिसीज स्प्रेड करता है, जो जिसके अपनी गैस्ट्रो साल्मोनेला वगैरह ऐसे अलग अलग जो अपना कभी कभी खाना खाने जाते हैं तो पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरिया उसके बॉडी के साथ कैरी करता है। वो टॉयलेट से लेके किचन तक जाता है, वो ट्रैवल करता है, तो वो सब बैक्टीरिया उसके कैरी करता है। तो घर में साफ पेस्ट कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे घर में साफ सफाई अच्छी रहना चाहिए, साफ सुथरा घर रहना चाहिए, क्लीनिंग पे जोर देना चाहिए, फूड जो वेस्ट होता है वो प्रॉपर कवर रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं और पेस्ट कंट्रोल प्रॉपर एजेंसी से करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और अच्छा हाइजीन आपका किचन रहेगा। इसमें सबसे मुश्किल पेस्ट कंट्रोल कौन सा है आपके लिए? ये इसको करना टफ रहता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है, या ऐसा चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है? चैलेंजिंग में जो है ना, अभी इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल जो होता है कि फूड इंडस्ट्रीज में होते हैं कि जैसा अभी कोमोडिटी फ्यूमिगेशन है, जो फ्यूमिगेशन करके एक दूसरी कैटेगरी है कि जो ग्रेन होते हैं, एग्रीकल्चर कोमोडिटी हम जो खाते हैं, तो ये वेयर हाउस में रहती है या फिर फूड फैक्ट्री में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो वहाँ पे जो होते हैं ना कि ये जो ग्रेन है ना, नंबर ऑफ करोड्स ऑफ इंसेक्ट उसके साथ रहते हैं, तो उसको फ्यूमिगेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कभी कभी 2-4 इंसेक्ट उसमें रह जाते हैं या फिर इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्रिटिकल रहता है। या फिर साइलो फ्यूमिगेशन है, ये टफ जॉब है। तो ये स्पेशलाइज जॉब जो है ना, ये बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल को पता भी नहीं, तो वैसे काम मैं करता हूँ, मेरी कंपनी करती है साइलो फ्यूमिगेशन। आपने 2020 में इसको चालू किया था एक एज अ चैलेंज प्रोजेक्ट और आपने सक्सेसफुल किया। बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनियों के लिए आपने ये किया हुआ है, तो क्या होता है साइलो? थोड़ा सा उनके लिए जो करना चाहेंगे आपसे। साइलो इसको बोलते हैं कि जो स्टील बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे पहले अपना ट्रेडिशनली क्या होता था कि वेयर हाउस में वो बैगिंग करके रखते थे, जो जूट बैग है या फिर पीपी बैग है, उसमें वो अपना ग्रेन स्टोर करते थे। लेकिन अभी मॉडर्न ज़माने में क्या हो गया है कि ये जो हैंडलिंग का प्रॉब्लम आता है, लेबर इश्यू आता है और ग्रेन लॉसेस होता है, तो उसके लिए क्या है कि मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाया गया है। स्टील का स्ट्रक्चर होता है, ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 5,000, 10,000, 12,000 मेट्रिक टन आप कोमोडिटी स्टोर कर सकते हैं। तो वो स्टोर करने के बाद उसमें आप 6 महीना 1 साल तक ग्रेन रख सकते हैं। तो उसमें फ्यूमिगेशन करना, मतलब वो साइलो फ्यूमिगेशन
करना ये बहुत बड़ा टफ जॉब होता है, हाइट होती है और ह्यूज क्वांटिटी में ग्रेन होता है। तो ये जो स्पेशलाइज सर्विस है ये बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, तो उसमें हमारी कोर कॉम्पिटिशनसी है, वो फिमिगेशन हम बहुत करते हैं। और पैन इंडिया में कहीं पे भी अगर साइलो फिमिगेशन है तो लोग हमें बुलाते हैं स्पेशली, और वो साइलो फिमिगेशन हम सक्सेस करते हैं। बहुत सारे कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड ऑल ओवर इंडिया में है सर साइलो के। बहुत अच्छा। तो ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी क्वालिटीज़ है आपके अंदर जो आपको लगता है जिसने आपको बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने के लिए मदद किया है, तो क्या कहोगे आप? यस सर, एक तो आपका पोलाइटनेस और एक आपका देखने का नज़रिया टूवर्ड्स आपका कस्टमर और उसके प्रॉब्लम्स। हमने ये नहीं देखना चाहिए कि अभी कस्टमर अगर प्रॉब्लम में है तो उसको लूट लेना चाहिए। हम अगर उसको देखते हैं और वो प्रॉब्लम में है तो उसको क्या बेस्ट सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। कॉस्ट इज डिफरेंट फैक्टर, कॉस्ट उसको बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन पहले उसको हम क्या अच्छी सर्विस दे सकते हैं, क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो अगर हमने कर दिया तो वो बहुत ग्रेट रहेगा और वो कस्टमर आपके पास रहेगा रिपीटेडली, और वो कस्टमर हमारा मार्केटिंग करेगा। तो ये मैं देखता हूँ हमेशा कि कस्टमर का जो पेन पॉइंट है, वो पेन एरिया जो है वो पेन एरिया पे काम करने का और उसको सोल्यूशन वो देने का। मतलब सोल्यूशन सेंट्रिक रहेंगे अगर आप सच में लोगों की मदद करेंगे तो बिजनेस में सक्सेस होना आसान है, आसान है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, क्लोजिंग, इन स्किल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? यस, मार्केटिंग तो करना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो या फिर अच्छा पेस्ट कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि आप हो करके इस दुनिया में, तो आपके पास लोग कैसे आएंगे। उसके लिए अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, लोगों को मार्केटिंग करते हो, तो लोग आपके पास आएंगे। एक बार लोग आ गए तो फिर आप उसको अच्छी सर्विस देने के लिए आपको अच्छे एम्प्लॉय चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एवरी वीक हमारे हर 4 हफ्ते में एक वीक के हिसाब से ट्रेनिंग होता है, तो हमारे एम्प्लॉय को कंटिन्यूअस इंटरनल ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग दोनों दिए जाते हैं। लर्निंग कंटिन्यूसली चल रहा है एम्प्लॉयज का। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भी मतलब दोनों का ट्रेनिंग चालू है, लर्निंग चालू है। मेरा भी खुद का ट्रेनिंग कंटिन्यू रहता है सर, मैं यहाँ ट्रेनिंग कंटिन्यू लेते रहता हूँ, ट्रेनिंग देते रहता हूँ, उसी वजह से मेरा कंपनी का ग्रोथ है। अच्छा, और एक बात है कि कौन सी हैबिट्स है आपको जो आपने बहुत सालों से मेंटेन की, जिसकी वजह से बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने में आपको मदद हुई? हैबिट्स, मेरी हैबिट यह है सर कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 5:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं मेरा फिटनेस रखता हूँ पहले, मैं मेरा योगा एक्सरसाइज करता हूँ। इवन मैं हर्बल लाइफ का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, उसका भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, उसके साथ एक्सरसाइज करता हूँ और पॉजिटिव अफर्मेशन लेता हूँ और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ दिन शुरू करता हूँ। और दिन भर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, कोई कितना भी नेगेटिव मेरे पास आ जाए मैं उसको पॉजिटिव करके रखता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉय भी मेरी तरफ देखते हैं तो वो भी बोलते हैं कि अरे सर अपने इतने बैठे काम कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट पूरा ये कंपनी में बन जाता है, तो लोग काम करते रहते हैं और काम होते रहता है सर। तो अगर कोई व्यक्ति को आपके बिजनेस में आना है, मतलब कोई भी आ सकता है, आपने जैसा कहा कि लोग जॉब करते हैं इमीडिएटली चालू कर देते हैं, तो एंट्री बहुत ईजी है। तो एंट्री के बाद क्या क्या चैलेंजेस जनरली लोगों को सहन करना पड़ता है इस फील्ड में? यस, एंट्री करना आसान है इस बिजनेस में, कोई भी आता है और शुरू कर देता है, लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग आते हैं और चले भी जाते हैं। अगर सक्सेस होना है इस बिजनेस में तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कंसिस्टेंसी से आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कस्टमर को अच्छी सर्विस दो ताकि वो आपकी मार्केटिंग करे। उसके लिए आप उसको कस्टमर को फीडबैक लो, उससे बात करो, उसकी क्या दिक्कत है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं हुए हैं, और उसको वैल्यू एडिशन देने की कोशिश करो। आने वाले 5 साल के बाद अगर आप अपने आप को देखते हो तो क्या दिखाई देता है, किस तरह का गोल आपने रखा हुआ है? यस सर, अभी आज के तारीख में मेरे पास मेरे जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑलमोस्ट 34-35 एम्प्लॉयज़ है, और मेरा जो टर्नओवर है वो अराउंड 4 CR तक है। यस, तो वो अक्रॉस द इंडिया काम कर रहे हो आप? यस, हर जगह पे हो? या, और मेरी दूसरी कंपनी दिल्ली में भी है जिसके मायराटॉनिक प्रोडक्ट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके, उसके डायरेक्टर नोएडा में 2, एक कोलकाता में, एक बेंगलोर में है, और एक 4 सिटीज आसाम में है। 5 हो गए अभी। हाँ, और एक पुणे में मैं हूँ। तो ऐसे हम पैन इंडिया में बड़े बड़े काम लेते हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे काम आते हैं वो भी करते हैं। तो हमारा आज के तारीख में ग्रुप का ही टर्नओवर मोर देन 15 CR है, और अगले 5 साल में हमने वो 100 CR का टारगेट लिया है, और कम से कम 500 फैमिलीज हमारे अंडर में एम्प्लॉयज़ रहेंगी, जो 500 फैमिलीज हैप्पीली अपना लाइफ गुजारेंगी। ऐसा हमारा एम है सर। हमारा काम है कि लोगों की सेवा करना। हाँ, इसलिए आपने अच्छा सेवा नाम कैसे चूज़ किया था आपने? सेवा के 2 मीनिंग है सर। सेवा एक हमारे भगवान भी है, और सेवा ही अपनी सेवा करने का नाम है, तो इस मीनिंग से हमने उसका नाम लिया है सर। और सेवा करते करते
हम आगे बढ़ते रहे और वो सेवा में आज हम इतने भिन्न हो गए कि सेवा के सिवा और कुछ दिखता नहीं। इवन लायन में भी हम सेवा करते हैं और पेस्ट कंट्रोल में भी हम सेवा करते हैं। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि लोगों को अच्छी सेवा मिले, अच्छी सुविधा मिले, उनकी दिक्कत कम है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यही हमारी कामना रहते हैं। आपकी सेकंड जनरेशन भी आ गई है बिजनेस में Yes. आपके यहाँ। तो उनको कैसे क्या मोटिवेट किया? जनरली मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्रियन फैमिलीज में जो है लोग बेटे को किसी नौकरी में ही डाल देते। आपने नौकरी कर ली थी, 22 साल आपने भी की, तो बेटे को कैसे आपने इंस्पायर किया कि आपके साथ वो आ जाए? यस, ये तो बड़ा टफ डिसीजन था सर, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे बेटे को मैं जब वो 10-12 में था तभी बताया था कि यू गो फॉर द एग्रीकल्चर लाइन, तो वो मना कर दिया उसने एग्रीकल्चर जाने के लिए। अच्छा। तो मैंने फोर्स नहीं किया उनको, तो बोला ठीक है, तो मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर हुए। और मैंने फिर उस वक्त एक कंडीशन डाला था कि आप पुणे में तो 12वीं तक पढ़ लिया, अभी मुंबई में जाइए, मुंबई का कल्चर देखिए, मुंबई में आप ग्रेजुएशन कीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने बी मैकेनिकल किया। उसके बाद वो जब लौटा तो उसका ये था कि मुझे बाहर जाना है, ओके, बाहर जाके मुझे एमएस करना है। तो उस चीज़ को मैंने मना कर दिया, बाहर मत जाइए, आप यहीं पे करिए जो भी करना है, तो हम एक साथ रहेंगे और लाइफ एंजॉय करेंगे, क्योंकि पैसा कमाना हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो है लाइफ को एंजॉय करना। तो मैंने उसको रोक दिया। तो फिर वो बोला कि ठीक है, फिर मैंने वो यहाँ पे जॉब ढूंढने लगा। उसको जॉब 2-3 ऑफर भी आई थी, तो मैंने वो देखा उसका कंपैरिजन, और उसने देखा, मैंने उसको ऑफर दिया कि आप अपनी कंपनी में आओ, आप एम्प्लॉय करके आइए, उधर जॉब करने से अच्छा इधर कीजिए, आप 6 महीना जॉब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कंटिन्यू कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप आपका फील्ड में जाके जॉब कीजिए। सही है। तो उस चीज़ को उसने 2 से ढाई महीना लिया डिसीजन लेने के लिए। हाँ, 2.5 महीना लिया। और उसने उसकी मम्मी से बात किया, मामा से बात किया, इधर उधर से उसके फ्रेंड से बात किया। उसके बाद में वो 3 महीने के बाद आया मेरे पास, पापा मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो उसको मैंने प्रॉपर एम्प्लॉय करके डेसिग्नेशन दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया और काम करने शुरू किया। और मैं देखता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, ओनरशिप लेके काम कर बहुत रहा है, ओनरशिप लिया, नए प्रोजेक्ट चालू किए, अच्छे नए प्रोजेक्ट लाए, नया इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। और मैं बोलता हूँ कि हर एक बिजनेसमैन ने सेकंड जनरेशन की तैयारी करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो आफ्टर मी व्हाट, एक बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस में, मेरे फ्रेंड्स में भी देखा है कि उनके पास अभी सक्सेसर प्लान ही नहीं है। सक्सेसर प्लान नहीं है तो आप जितने दौड़ रहे तो उसके आगे क्या करोगे, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। तो वो प्लान मैंने बनाया और वो सक्सेस हो गया और बहुत अच्छी तरह से वो कर रहा है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में मैं देखता हूँ कि शायद मेरी बेटी इंटरेस्टलेस में अभी से वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ती है। सभी जो पुरातन स्टोरीज है जो एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होती है सबके बारे में उसको नॉलेज है। तो आगे फ्यूचर में देखते हैं, अभी तक तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन फ्यूचर किसी को नहीं पता कि क्या होगा। उसका आर्टिस्ट भी है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस साइड में भी उसका, तो लेट्स सी क्या होता है। बट मैंने भी सक्सेसर प्लानिंग किया हुआ है ऐसे देखा जाए, करना बहुत जरूरी है सर। करेक्ट। तो लाइफ में तो आपने बहुत हार्डशिप देखी हुई है। बचपन में पैसे नहीं थे, तब आपने बहुत सारे छोटे मोटे काम करके अपना सर्वाइवल किया है। उसके बाद नौकरी में भी काफ़ी चैलेंजिंग था, पैसे शायद उतने ज़्यादा उस ज़माने में तो पगार उतना नहीं था ना। नहीं था, मेरा पगार 3000 रुपये था सर। 3000 रुपीज़ पगार था और सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक ड्यूटी करता था मैं। मतलब कंपनी को अपना समझ के काम यस, ओनरशिप करके मैं मेरे कंपनी का, मैं समझता था मैं ही मालिक हूँ, ऐसा करके काम करता था। आज वो लोगों में नहीं दिखता है, लेकिन वो रहना चाहिए। मैंने भी क्या ऑब्जर्व किया ना कि मैं भी जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ पे मैंने ओनरशिप लेके ही काम किया, तो बाद में मेरा खुद का काम चालू हो गया। अगर मैं वहाँ पे उसको अपना समझ के नहीं करता, मतलब जब ज़रूरत है उस समय पे, जैसे ये कंपनी रन कर रहा हूँ वैसे मैंने उस कंपनी में भी काम किया, जिस किसी कंपनी में काम किया। तो जब आप ऐसा इतना इनपुट डालते हो ना, तो भगवान भी आपको आपका कुछ ना कुछ खुद का दे ही देता है। काफ़ी सारे लोग हम ना चाहे हिसाब लगाते बैठते कि मैंने 8 घंटा काम किया, मुझको इतना पैसा मिला मेरे को, तो उसमें कभी उनका वो ग्रोथ नहीं होता, वो सपना भी पूरा नहीं होता जो हमारा हुआ है ना। खुद का घर हो गया, गाड़ियाँ हो गई, बैंक बैलेंस बन गया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को नहीं समझता कि आपको अभी क्या मिल रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। अगर आपने अपना सब कुछ यहाँ पे दे दिया तो लाइफ में जो रिटर्न आएगा वो कुछ भी आ सकता है, मतलब मल्टीपल्स में आता है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जाते जाते वो काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, काफ़ी सारे आपकी लाइफ के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, कंपटीशन के बारे में हमको पता चला, लेकिन जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा टिप देना चाहो लाइफ में सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो क्या रहेगा? ऐसा मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हो, आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय करके कभी काम मत करें, आप ओनर जैसा काम करें। ओनर जैसा अपना मेहनत करता है वैसा आप उसमें पूरे झोंक दीजिए अपने आप को, ताकि आप जब भी एक दूसरे कहीं के जाएंगे या फिर खुद का भी कंपनी में काम करेंगे तो वही स्पीड से करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि लोगों का आज मैंने देखा कि माइंड सेट होता है 10 से 5, 10 बजे आने का, 5 बजे जाने का, और
प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं रहती, प्रोडक्टिविटी के बारे में मालूम नहीं होता है, और आजकल उनको हाई फाई पैकेज चाहिए, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो जॉब चेंज करते हैं, 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब चेंज करते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि 7-8 जॉब चेंज करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलता है, वो जॉबलेस हो जाते हैं, जिस चीज़ के पीछे पड़े थे वही सब बंद हो जाता है। मेरा ये मानना है कि आपका कंपनी करके काम करो। मैं मेरी कंपनी में काम करता था, पीसीआई में, मैं ब्रांच मैनेजर था, तो वहाँ पे मैं मालूम है कि कभी घड़ियाल नहीं देखता। जब तक काम नहीं होता है तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा, काम ही मेरा सब कुछ है। जब काम फिनिश होगा तब घर जाऊँगा, रात के 10 बज जाए 11 बज जाए मैं टाइम नहीं देखता था। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो अच्छी आदतें मुझे लगी, वो अच्छी आदतें लगी मुझे काम करने की, ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा मेहनत करने की, वो आज मुझे मेरे कंपनी में बेनिफिट हुआ, और उसकी वजह से मैं ये कंपनी आज ग्रो करके बड़ा एम्पायर खड़ा कर सका। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप वहाँ पे अगर टाइम पास करोगे तो आप आपके कंपनी में भी टाइम पास ही होगा और आपका सक्सेस नहीं होगा। वेरी गुड, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। यस सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे अमेजिंग लेवल पे हीरामन जी ने अपने लाइफ में काम किया है, बहुत डायनामिकली काम किया है। इन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल इनके अभी तक आपको बताए नहीं, लेकिन मैंने देखे खून के आंसू रोना जिसको कहते हैं, हताश हो जाना, उस लेवल पे वो 3 साल के बाद गए थे। फिर 2017 में वापस गए थे, वापस उन्होंने अपना बिजनेस जो है वहाँ से रिकन्स्ट्रक्ट किया है। बहुत हिम्मत वाले, बहुत मेहनती है। आपने देखा कि कैसे वो अपनी कंपनी में भी अपना समझ के काम करते। तो ऐसे ही आप जब काम करोगे अपनी लाइफ में, हर कोई काम करते समय अपना अगर बेस्ट दोगे, अपना समझ के काम करोगे, और ये लास्ट काम है, उसको बेहतर करना है, ऐसा अगर आप सोच के काम करते हो तो लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलता है। सक्सेस न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से नहीं, एफर्ट से मिलता है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, आपको मदद करता है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलता है। और कई बार एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी अपोजिशन में है और आपने मेहनत की तो आप लाइफ में बड़ी आसानी से ऊपर जा सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी था हीरामन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझको लगता है कि आपकी स्टोरी हमारे दर्शकों को बहुत इंस्पायर करेगी और बहुत सारे लोगों का लाइफ बदलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, आपके स्टूडियो में बुलाए और मेरा पॉडकास्ट लिया आपने। थैंक यू वेरी मच।